इसके कुछ हिडन साइंस होते हैं जो हम ऑलरेडी इग्नोर कर रहे होते हैं और अचानक जब सिचुएशन हमारी कंडीशन बहुत स्वेयर हो जाती है हमें उसी टाइम पे पता चलता है कि ये अब कुछ गड़बड़ हो गई है। पूरी बॉडी आपको नम फील होगी, ब्लर विजन हो जाएगा, सर में शदीद दर्द होगा, हार्ट बीट आपकी बहुत ज्यादा पंपिंग फील होगी, काफी ज्यादा आपसे बोला नहीं जाएगा, स्पीच का इशू आ जाएगा। राइट साइड का फालिज हुआ था तो कुछ टाइम के बाद उनकी टांग तो थोड़ी सी मूवमेंट में आ गई थी लेकिन हाथ वो स्टिल ऐसे ही रखते थे। पेशेंट की मूवमेंट को मैं अपने हैंड से कंट्रोल करूंगा। 100% जो है ना इसकी रिकवरी देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर, जो हाथ उनका स्टक होता है और एक ही जगह पे ऐसे उन्होंने किया होता है, या कुछ पेशेंट्स की उंगलियां इस तरह से होती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे किस तरह घर में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? तो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें अटैक हुआ होता है, उनके लिए मालिश किसी भी ऑयल की वो कितनी मतलब यूज़फुल हो सकती है कि अगर उनके जिस्म को बार बार मसाज किया जाए या मालिश की जाए? मसल्स आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, आप उसे दोबारा मसाज कर करके और ज़्यादा उसे वीक कर रहे हैं। हर दूसरे इंसान का प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर अगर खुदा ना खास्ता शूट कर जाए तो उसकी वजह से फालिज जैसा मर्ज सामने आ जाता है। और इसी के साथ साथ फालिज के पेशेंट्स ऐसे कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनकी रिकवरी स्लो हो जाती है? ऐसे कौन से फिजियोथेरेपी में एडवांस टूल्स आ गए हैं, अगर वो हम इस्तेमाल करें तो हमारी रिकवरी 90 to 95% हो सकती है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती हूँ और इस चैनल पर हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फायदा हो सके। जो फालिज है वो सडन होता है या इसके कुछ हिडन साइंस होते हैं जो हम ऑलरेडी इग्नोर कर रहे होते हैं और अचानक जब सिचुएशन हमारी कंडीशन बहुत स्वेयर हो जाती है हमें उसी टाइम पे पता चलता है कि ये अब कुछ गड़बड़ हो गई है? जी, इसके हिडन साइन आपको मिल रहे होते हैं, जैसे कि जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं हमारे पास, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के बड़े मसले मसाइल आते हैं। ब्लड प्रेशर अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई रह रहा है, इसके अलावा आपकी HbA1c ऊपर गई हुई है, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपको ये अल्टीमेटली स्ट्रोक की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाता है, आप ओबीज हैं, ओवरवेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें आपको फालिज की तरफ अल्टीमेटली लेके जाती हैं। और फालिज में एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आपकी ब्रेन की आर्टरी होती है वो बर्स्ट हो जाती है। 2 टाइप्स के हमारे पास स्ट्रोक आते हैं, फालिज होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इस्चेमिक स्ट्रोक आ जाता है और हेमोरेजिक स्ट्रोक आ जाता है। अच्छा, फालिज की भी आगे 2 किस्में होती हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस्चेमिक स्ट्रोक का मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हमारी ब्लड क्लॉट आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारी ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं दे रहा होता। उसके रिजल्ट में फालिज का अटैक होता है। इसके अलावा हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हमारी जो आर्टरी होती है ब्रेन की वो बर्स्ट हो जाती है। आर्टरी उसके रिजल्ट में ये स्ट्रोक की तरफ हमें लेके जाता है। और इसके जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको फालिज हुआ है और ऑन द स्पॉट आपको जो सिम्टम्स नज़र आएंगे, उसके अंदर सबसे पहले आपको तो एकदम से आपका पूरी बॉडी आपको नम फील होगी, ठीक है। इसके अलावा आपका ब्लर विजन हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगी और आपको सर में शदीद दर्द होगा। देन आपको जो है ना हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा पंपिंग फील होगी, काफ़ी ज़्यादा आपसे बोला नहीं जाएगा, स्पीच का इशू आ जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी का एक हिस्सा जो है ना वो ऐसे लगेगा कि जैसे ये बेजान है, इसमें बिल्कुल नम फील होगा और आपको चलने फिरने में उठा नहीं जाएगा। जब अटैक हुआ है ना आपको, तब आपसे उठा नहीं जाएगा, आपसे बोला नहीं जाएगा और आपके सर में शदीद दर्द होगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हमें इसको जब आपको अटैक हुआ है देखने को मिलते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर तो ये पेशेंट को फ़ौरन आपको उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट उसे मिला है और उसको इंजेक्शंस भी आए हुए हैं, अगर विद इन 4 आवर्स के अंदर अंदर अगर वो इंजेक्शन आप लगवा लेते हैं, उससे आपका जो क्लोट है वो निकल जाता है, ठीक है। और आपकी रिकवरी जो है पेशेंट
ज़्यादा डैमेज होने से बच जाता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को घर में इस तरह के सिम्टम्स हम देख लेते हैं और उसे फालिज का अटैक आ जाता है, जी। तो उसके बाद क्या, मतलब फौरी तौर पे उसके घर वालों को क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे आपको उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए इमरजेंसी में, और जो उसका फौरी एक ट्रीटमेंट है वो आपको उसको देना है, ठीक है? जिसके अंदर इंजेक्शन आ जाता है जो कि ब्लड क्लॉट को निकालता है। उससे होगा क्या, उससे आपका जो डैमेज नहीं होगा, उससे 90% पेशेंट जो है ना रिकवर कर जाता है, यानी ऑलमोस्ट पेशेंट पैरालाइज की तरफ नहीं पैरालाइज जाता। की तरफ नहीं जाता, ठीक है? वो अल्टीमेटली विद इन 48 आवर्स वो इंजेक्शन अगर उसे टाइमली लग गया तो वो निकल जाएगा, पैरालाइसिस से उसकी बचत हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप डिले करेंगे, आप घर में इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है और आप घर में ही लेके बैठे हुए हैं, तो वो फिर अल्टीमेटली आपको पैरालाइसिस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है? और उसके जो हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं वो फिर एक साइड आपकी या राइट साइड या लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाती है, ठीक है? जिसके अंदर हाथ में बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। हाथ, अच्छा बाकी चीज़ें तो काफ़ी यानी कि फिजियो के ज़रिए रिकवर हो जाती है, लेकिन हाथ जो है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस और डिसफंक्शन आ जाता है, ठीक है? उसके लिए हम फिर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड आ जाता है। अच्छा, ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड क्या है? आजकल ये तो हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक वाला जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि ये आपके जो डैमेज मसल्स होते हैं, जो मसल रप्चर हो गए हुए हैं ख़ास तौर पे फालिज के पेशेंट्स में, ये उसको रिपेयर करता है, उसको दोबारा से डेवलप करता है, ठीक है? और फिर जैसे कि रोबोटिक हैंड ग्लव्स का मैंने बताया, तो उसके लिए हम रोबोटिक हैंड डिसफंक्शन के लिए रोबोटिक हैंड ग्लव्स का यूज़ करते हैं, ताकि उनकी जो हाथ की रिकवरी है वो जल्द से जल्द आ जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फालिज के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा इस वजह से भी जानती हूँ क्योंकि मेरे फादर को फालिज का अटैक हो गया सही, था और 2 दफ़ा हो गया था। उनकी राइट साइड जो है वो काम सही, नहीं करती थी। ठीक है, तो अच्छा, उनको जब राइट साइड का फालिज हुआ था तो कुछ टाइम के बाद उनकी टांग तो थोड़ी-सी मूवमेंट में आ गई थी, ठीक है, लेकिन हाथ वो स्टिल ऐसे ही रखते थे कि उनका हाथ मूव ठीक ही है, नहीं कर पाता था। और बहुत कोशिश करके, अगर वो बहुत ज़्यादा भी कोशिश करेंगे, एफर्ट करें, तो वो बस हाथ यहाँ से यहाँ तक ला सकते थे। ठीक है, इससे ज़्यादा उनका हाथ ऊपर नहीं जाता था और मुट्ठी उनकी ऐसे बंद रहती थी बंद रहती थी, और वो उंगलियां भी अपनी ऐसे नहीं नहीं खोल खोल सकते से थे। पाते थे, तो अभी वो जो आप रोबोटिक हैंड ग्लव्स की जी, बात कर रहे हैं, ये उस टाइम पे नहीं था। बिल्कुल, मेरे फादर को आज से 10-15 साल पहले फालिज जब हुआ ठीक था, है, उस टाइम पे नहीं था ये ठीक है, रोबोटिक हैंड मूवमेंट वाली एक फिजियोथेरेपी। जी, फिजियोथेरेपी का बड़ा रोल होता है। तो बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि ये आप अगर हमें दिखाएं कि ये जी, रोबोटिक हैंड किस तरह काम करता है, ताकि बिल्कुल, हमारी ऑडियंस को ये समझ में आए कि अब जो है किसी भी बीमारी का इलाज इतना मुश्किल नहीं है। ये एक पेशेंट का ग्लव होता है, ये आप पहन लें। दूसरा ग्लव जो है ना ये थेरेपिस्ट पहनता है, ठीक है? तो इसका पर्पज़ ये होता है कि अब पेशेंट की मूवमेंट को, हैंड की मूवमेंट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि उसका डिसफंक्शन हुआ है, मसल स्पैज़म में है और हाथ नहीं खुल रहा, तो ये उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। वैसे तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम में भी बड़ा हेल्पफुल है, लेकिन आजकल ये स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा जैसे लेट्स सपोज बेनिफिट दे अगर रहा अब मेरा हाथ अगर काम नहीं कर रहा तो है। जी, मेरी जी, मुट्ठी ऐसे रहेगी, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है, मेरा हाथ चूंकि अगर काम नहीं जी, कर रहा, मुझे खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रोक हुआ जी, है, तो मैंने ये आप मुझे पहना देंगे और ये मेरी मुट्ठी ऐसे बंद रहेगी। बंद रहेगी। लेकिन जब आप किसी इस तरह के पेशेंट को फिजियोथेरेपी, फिजियोथे इसका क्या रोल होगा, ये किस तरह काम करेगा? जिस तरह से मैं मूवमेंट करूँगा उस तरह से ये पेशेंट का हाथ भी उस तरह से मूव करेगा। इससे होता क्या है कि पेशेंट इतना मेंटली भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा होता आपको, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, आप जस्ट उसको ये वियर करवा दें। और अब ये मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आपका ये बंद है, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये देखें, ये फिर अच्छा, ये मैं नहीं कर रही, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है कि मेरी आप मुट्ठी बंद मुट्ठी रहे, बंद रहे, क्योंकि बिल्कुल, ऑब्वियसली उस टाइम पे पेशेंट का हाथ बंद रहना है, तो बंद रहेगा, मैंने अपनी तरफ से फुल एनर्जी लगाई हुई है कि मेरी मुट्ठी ठीक है, बंद रहे। अब ठीक आप है, इसको खोलें। बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैं देखें, ये जैसे देखें, जैसे अब जैसे करूँगा जैसे हमारे फालिज के पेशेंट की जी, उंगलियां बंद होंगी, तो ये वो भी यूं खुल आहिस्ता जाएगा, आहिस्ता बिल्कुल, खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। जी,
तो इसकी एक्सरसाइजेज हम इसी के ज़रिए उनको करवाते हैं, जिससे इनके हाथ के जो मसल्स डैमेज हुए होते हैं वो दोबारा से स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये कितनी मजे की चीज है, मतलब जिनके भी हाथ बिल्कुल काम नहीं काम कर नहीं रहे, कर रहे, स्ट्रोक की वजह से, फालिज की वजह फालिज से की उनकी वजह हैंड से, मूवमेंट खत्म हुई हुई है, तो बिल्कुल आप अपने दूसरे हाथ से फालिज के फालिज पेशेंट के पेशेंट के हाथों हाथ को को कंट्रोल कर कंट्रोल सकते करते हैं। हैं। एग्जैक्टली, वो जो पहले हम एक एक उंगली पकड़ के उसकी नहीं फिजियोथेरेपी वो करवाते थे, अब वो चीज वो नहीं चीज़ है। नहीं है, अब ये रोबोटिक हैंड के थ्रू बिल्कुल फालिज के पेशेंट की कितनी मजे से एक्सरसाइज हो रही है कि मैंने फुल एनर्जी लगाई हुई है कि मेरी मुट्ठी ना खोले, लेकिन एग्जैक्टली जैसे ही वो अपना हाथ खोलते हैं, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली, आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एग्जैक्टली खुलना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल वाओ, ये तो बहुत मजेदार और अमेजिंग किस्म की चीज है कि ये बि- हैंड मूवमेंट के लिए, इससे तो बहुत जल्दी रिकवरी होती होगी उन पेशेंट्स जी की कि जिनके हाथ बिल्कुल काम ही नहीं करते। बिल्कुल। तो इसमें हमें इस 100% जो है ना इसकी रिकवरी देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर, जो हाथ उनका स्टक होता है और एक ही जगह पे ऐसे उन्होंने किया होता है, या कुछ पेशेंट्स की उंगलियां इस तरह से होती हैं, तो ये उसके अंदर हम यूज़ करते हैं और उनकी उंगलियों को दोबारा से हम हैंड को वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस लेके आते हैं। बिल्कुल जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी अब वो पेशेंट्स जिनको फालिज है जी और जिनके हैंड बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, अगर बिल्कुल वो भी ये रोबोटिक हैंड के थ्रू अपनी फिजियोथेरेपी करवाएंगे जी तो उनकी हैंड मूवमेंट में बहुत बहुत बेहतरी बहुत ज्यादा आएगी। बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, एग्जैक्टली कितने परसेंट इस रोबोटिक हैंड की वजह से हाथों के मूवमेंट बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है? इसको बंद कर। 100% ये आपकी रिकवरी इसमें आ जाती है। ठीक है, हम्म उसके अंदर जस्ट रोबोटिक हैंड ग्लव्स नहीं होते, उसके अंदर हम ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस का भी यूज़ करते हैं। चिप्स होती हैं जो कि हम हाथ पे जो भी उनकी एक साइड पैरालाइज हुई हुई है उस पर हम अप्लाई करते हैं। उसके अलावा हम अच्छा, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस का काम क्या होता है? ये मसल्स को आपके स्टिमुलेट करता है, नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। जो आपकी साइड पैरालाइज है, डैमेज है, उसके मसल्स को और नर्व्स को इसने दोबारा से स्टिमुलेट करके नर्व्स को दोबारा से रिकवर करना है और मसल्स को रिकवर करना है। ठीक है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। जैसे आपने मुझे बताया कि आपके फादर को स्ट्रोक हुआ है और उनकी एक साइड पैरालाइज थी और उनकी जो लेग थी आपने बताया कि वो जल्दी रिकवरी में आ गई, रिकवरी में आ गई थी, लेकिन जो हाथ नहीं उनका आया था, हाथ था वो रिकवरी में नहीं नहीं आ रहा आया था। था। ठीक है, अच्छा, उसकी रीज़न मैं आपको बताने लगा हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि टांग पे तो हम आपका वजन कुछ ना कुछ पेशेंट बियर करेगा ही, या आप उसे उठा के बिठाएंगे या चलाएंगे, तो लोअर लिम्ब में आपकी टांगों में जल्दी ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है ड्यू टू वेट बियरिंग। ठीक है, हाथ आपका पेशेंट ने ऐसे ही रखना है, हाथ पे इतनी कोई वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक है, हाथ की ना तो उस पर कोई लोड आ रहा है, वो पेशेंट की अपनी कस्टडी में है। ठीक है, तो इस वजह से उसकी रिकवरी जो है ना हमें स्लो देखने को मिलती है। तो हमारा टारगेट उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं कि हमने हाथ को, टांगों को और इसके अलावा फेस भी, जो भी स्ट्रोक का पेशेंट आप देखेंगे उसके अंदर उनका फेस भी जो है ना साथ पैरालाइज होता है, वीक होता है, खाने पीने में भी उनको इशू आ रहा होता है, च्यू करने में इशू आ रहा होता है, तो इसके अलावा स्पीच में इशू आ रहा होता है। तो ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन का ये काम होता है। देन हम थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का अप्लाई करते हैं, फिर हम रोबोटिक हैंड। थेराप्यूटिकल अल्ट्रासाउंड जो है वो किस तरह हेल्प कर रहा होता है? थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड थ्रू साउंड वेव्स। ठीक वो है, क्या चीज, क्या वो क्या काम किस तरह करता है? इसको हम, इसके अंदर दो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, 3 मेगाहर्ट्ज और 1 मेगाहर्ट्ज। अकॉर्डिंग टू मसल कितना डैमेज है हम उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं और उसको पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसकी टाइम सेट करते हैं कि इस इतने टाइम के लिए हमने पेशेंट को ये अप्लाई करना है। ठीक है, उसका काम ये है कि उसने आपके मसल को और डेड मसल्स को और इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है, मसल्स को दोबारा से डेवलप करना है और रिपेयर करना है, रिपेयरिंग का काम करता है। ठीक है, थ्रू साउंड वेव्स, कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, जस्ट साउंड वेव्स के ज़रिए उसने अंदर से आपकी रिपेयरिंग कर देनी है और उसके बाद हम पेशेंट को लेके जाते हैं रिहैबिलिटेशन की तरफ। ठीक है, ये भी रिहैब में ही आता है, लेकिन देन जब उसकी पेन, उसके मसल्स वगैरह कुछ वर्किंग में आ जाते हैं, देन हम उसको साइकिलिंग, ट्रेडमिल और आइसोमेट्रिक्स लोअर लिम्ब की, अपर लिम्ब की, उसकी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड भी आपका काम करता है। देन इसके अंदर लेज़र थेरेपी का भी हम यूज़ करते हैं। लेज़र भी हमारे पास अब मौजूद है। तो लेज़र का भी यही काम होता है, उसने डीप आपके मसल्स को जाके डीप हीट प्रोवाइड करनी है, डीप टिश्यूज़ को उसने रिपेयर करना है, जो आपके जहाँ तक हम थ्रू हैंड या थ्रू एक्सरसाइजेज नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक ये आपकी जो मशीन्स हैं, इन्होंने वहाँ तक चीज़ों को वहाँ से ग्रैब करना है और उनको रिपेयर करना है। अच्छा, फालिज के अटैक में, जब भी फालिज का अटैक होता है, फिजियोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कितनी परसेंटेज तक फिजियोथेरेपी पेशेंट को ठीक कर सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ये मुश्किल होती है कि अब स्ट्रोक हुआ है तो आगे किस तरह से हमने लेके चलना है। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट था वो तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ न्यूरो फिजिशियन के पास ही रहते हैं और मेडिकेशन पे ही लगे होते हैं। ठीक है, मेडिकेशंस में हमारे पास एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन भी उनकी चल रही होती हैं स्ट्रोक की, फालिज वालों की, जबकि इसकी आपको ज़रूरत होती है जस्ट शुरू में 1-2 मंथ इसकी ज़रूरत होती है। देन आपकी जो 98% 90% रिकवरी है वो थ्रू आपकी फिजियोथेरेपी इसकी रिकवरी आनी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जिन लोगों को हमने सेशन लेते हुए देखा है वो ये अक्सर लोग करते हैं कि हम तो हफ्ते में 1-2 सेशंस लेते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें, स्टार्ट में इसकी आपको 2-3 माह 4-5 माह रेगुलर आपने उसको थेरेपी पे रखना है। ठीक है, ताकि उसके मसल अच्छी तरह रिपेयर हो सकें और स्ट्रेंथन हो सकें। वही आपका टाइम होता है जिसके अंदर आपके पट्टे और आपकी नर्व्स, जो आपके डैमेज जो आपका पोर्शन है, उसने रिकवरी करनी है। अगर आप उससे लेट होंगे तो देन वो चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगी और फिर रिकवरी के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो एक तो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो भी आपके थेरेपिस्ट हैं तो उनको यानी कि रेगुलर उनको रखें थेरेपी पे, और अगर आपको नहीं उससे रिजल्ट्स मिल रहे तो आप चेंज करें। ठीक है, अगर आपने किसी भी पेशेंट की रिकवरी देखनी है फिजियो के ज़रिए तो वो आपको विद इन 7 डेज आपको उसकी रिकवरी नज़र आएगी। ठीक है, कि पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है और 10-15 दिन में आपको अच्छी खासी उसकी रिकवरी फील होती है। अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब उस पर उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाली हैं, ताकि ये जो आजकल बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं स्ट्रोक के, हाइपरटेंशन के, आपको पता है आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह के फैक्टर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लोगों के काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं ब्लड प्रेशर के, जो कि उनको स्ट्रोक की तरफ लेके जा रहे हैं, ब्रेन हेमरेज की तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टर कैसर, आप मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे आपने बताया कि एंजाइटी और स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और ऑब्वियसली एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां ट्रिगर हो जाती हैं। हर बीमारी आपकी यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने इतनी मजे की हमें फिजियोथेरेपीज बता रहे हैं, एक्सरसाइजेज बता रहे हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइजेज या कोई ऐसा इक्विपमेंट है आपके पास जिससे हम एंजाइटी और स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या कुछ टिप्स आप बताते हैं कि जिससे हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर कर सकें, कि उसको हमने किस तरह यूज करना है? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें जो आप खा रहे हैं वही आपको कर रहा है, जो भी कर रहा है। ठीक है, 50-70% जो भी आप एंजाइटी स्ट्रेस में है उसमें आपकी डाइट मैटर करती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो भी जिनको भी ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, डायबिटिक हैं या स्ट्रेस इश्यूज हैं, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, पैनिक अटैक के, तो उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले फॉलो रखना है कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, तो मिर्च मसाले ये आप नहीं ले सकते, तेज़ मिर्च मसाले, अपने आप को सादा से सादा ग़िज़ा पे रखें। ठीक है, और एक और इसमें मज़े की बात बताऊं कि जिनको भी ये इशू है वो दूध, दही, पनीर, देसी घी, पराठे, ये चीज़ें नहीं ले सकते। ठीक है जी, जो भी बंदा जिसको ये इशू है वो जब दूध, दही, पनीर, देसी घी या पराठे खाएगा तो उसको फिर पैनिक अटैक पड़ेंगे। यानी हम पराठे हम तो बड़े मजे से खा रहे होते हैं कि भाई अभी हमारी वीकनेस चल रही है, अभी एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी क्यों नहीं लेने, मतलब हम क्यों नहीं ले सकते देसी घी, पनीर, दही वगैरह? ये तो हेल्दी चीजें हैं लेकिन जब तक आपको सूट कर रही हैं। ठीक है, देखें जो चीजें आप पहले बहुत आराम से खा लेते थे, ठीक है, बिफोर एंजाइटी, बिफोर डिप्रेशन, वो आप उसके बाद नहीं खा सकते। ठीक है, यही तो आपने देखना है कि मैं क्या खाता हूँ तो मुझे क्या होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और
अपने आप को यानी कि नींद अपनी प्रॉपर रखें, ठीक है। नींद का भी खैर इशू आ जाता है। इसमें होता क्या, जब आप कोई पेशेंट इस तरह का है, वो जब सोएगा तो वो सोने लगेगा तो उसे ऐसे पैनिक अटैक पड़ेगा, ठीक है, पैनिक पड़ता है फिर सोते हुए। तो ये चीज़ें सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और अपने आप को एक्सरसाइजेज थोड़ी सी, वैसे एक और इसमें मज़े की बात बताऊं, जिन लोगों को भी ये इशू है वो जब भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, ठीक है। मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी बेनिफिशियल, मॉर्निंग वॉक आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एंजाइटी इसमें ज़्यादा देखने को मिली है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो हमने करना है, तो कम से स्टार्ट करें एक्सरसाइज, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करें, ठीक है। और अपने आप को नेचर के करीब लेके जाएं। सुबह जल्दी उठें, सुबह उठ के आप फजर की नमाज़ पढ़ें और रात को जल्दी सोएं, ठीक है। रात की नींद बहुत ज़रूरी है। रात में हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। जो हमारा नाइट का फर्स्ट हाफ होता है उसके अंदर बॉडी रिपेयर करती है, हमारा मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, ठीक है। और मिर्च मसाले, ये मैं बार बार कहूँगा कि ये बंद करें। बाज़ारी खाने, बर्गर, पिज़्ज़े, जब इस तरह की चीज़ें खाएंगे फिर ये इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में कॉमन होते जाएंगे, ठीक है। और अपनी नींद का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइजेज में आप कार्डियो को ले सकते हैं, कार्डियो इज़ वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। और इसके अलावा आप स्क्रीन टाइम, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्क्रीन टाइम अपना ज़ीरो कर दें, ख़त्म कर दें। अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क है आपका, तो आप कोशिश करें कि सोने से 4-5 घंटे पहले मोबाइल का, स्क्रीन टाइम का, लैपटॉप कोई भी उसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है, सोने से पहले। तो उससे ये होगा कि आपकी स्लीप बेहतर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब हम सोने से पहले कोई मोबाइल, कोई भी इस तरह से स्क्रीन टाइम करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ब्रेन हमारा ये सोचता है कि अभी मुझे जागना है, अभी वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को स्क्रीन टाइम से दूर लेके जाएं। बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करें तो इंशाल्लाह हमारा स्ट्रेस एंजाइटी ख़त्म हो सकता है। अच्छा, इसमें फिजियोथेरेपी का कोई रोल होता है? फिजियोथेरेपी का बिल्कुल, आप इसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ने करना क्या है, जब आप सांस नाक से अंदर लेंगे, 4-5 सेकंड होल्ड रखें और फिर उसको मुंह से थ्रू माउथ एक्सहेल कर दें। इससे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आप डेली सुबह शाम भी कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए करें, ठीक है। और इससे आपके सारा जो स्ट्रेस फैक्टर है वो चीज़ें रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप सोने से पहले ये चीज़ करेंगे तो आपकी नींद इससे बेहतर होगी, ठीक है। नींद के जो आपके मसले मसाइल हैं वो इससे बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम फालिज पे बात कर रहे थे, तो फालिज पे मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कितने पेशेंट्स आए और कितने % वो रिकवर होके गए? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से डेली के हमारे पास 7-8 पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर हमें रिकवरी ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स में ही रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन कि पेशेंट को कितनी देर से फालिज है। जिन पेशेंट्स को फालिज पुराना 10, 15, 20 साल से है तो उनकी रिकवरी हमें ज़रा स्लोली देखने को मिलती है और वो 70-80% पे जाके ज़रा स्टक होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी अच्छा, एक और मज़े की बात, जो भी स्ट्रोक पेशेंट होगा उसके अंदर ओसीडी बहुत कॉमन होगी, ठीक है। जहाँ से उसको लगेगा कि मैं यानी कि अब थोड़ा सा बेटर हो रहा हूँ, सही होने की तरफ जा रहा हूँ, तो वहीं से थोड़ा अपने आप को पीछे घसीट लेगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, ड्यू टू साइकोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है। ओसीडी इज़ वेरी कॉमन आफ्टर स्ट्रोक पैरालिसिस। और इसकी रिकवरी हमें मर्दों में ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है। इसकी क्या मेल्स में ज़्यादा देखने को, मेल क्यों जल्दी ठीक हो जाते हैं फालिज से, औरतें क्यों नहीं हो पाती? मेल्स के ज़रा नर्व स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, नर्व स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसल ज़रा बनिस्बत वुमेन के ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये तो अल्लाह ताला ने ही मर्द को ज़रा यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो मर्द जो है ना वो ज़रा जल्दी रिकवर कर जाते हैं फालिज से। औरतों में ड्यू टू उनके यानी कि मेनोपॉज भी चल रहा है, पीरियड्स भी चल रहे हैं,
तो उसके रिजल्ट में ज़रा वीकनेसेस, मसल वीकनेसेस और रिकवरी उनकी ज़रा स्लो आती है, ठीक है। और जिन एज मैटर करती है, ठीक है, एज जिन लोगों को यंग एज में हुआ है वो हमारे पास जल्दी रिकवर हुए हैं, ठीक है। 35-40 ईयर्स में उनकी रिकवरी हमें ज़्यादा देखने को मिली है। और किस साइड का फालिज ज़्यादा खतरनाक है? राइट साइड का फालिज जो है वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेफ्ट साइड का फालिज डेंजरस होता है। तो मतलब जिस भी साइड का फालिज हो, बिल्कुल, हम उसे फिजियोथेरेपी से किस हद तक बिल्कुल ठीक कर सकते हैं? फालिज चाहे राइट साइड का हो चाहे लेफ्ट साइड का हो, दोनों ही यानी कि ख़तरनाक तो दोनों ही हैं और दोनों में रिकवरी हमें मिल जाती है। 100% 90% रिकवरी मिल जाती है दोनों साइड की। लेकिन लेफ्ट साइड का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से होता है क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट भी होता है, ठीक है। तो वो पर पेशेंट को ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है, ठीक है। लेकिन रिकवरी दोनों में ही हमें अच्छी देखने को मिल रही है। और मुझे ये बताएं कि जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कौन सी मेजर गलतियां कर रहे होते हैं? मेजर गलतियां उसमें ये होती हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट्स को जो हम एक्सरसाइजेज प्रोग्राम घर के लिए बताते हैं वो उनको सही से फॉलो नहीं कर रहे होते। और दूसरा डाइट, ठीक है। जिन लोगों को भी फालिज है और वो स्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं अपने पेशेंट से भी कहता हूँ कि अगर आप अपनी डाइट, फालिज के जितने भी पेशेंट होंगे उसमें 98% आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो मिलेगा, ठीक है। तो उनसे हम ये कहते हैं कि आप अपनी डाइट को ज़रा कंट्रोल करें और अपनी डायबिटीज़ लेवल मीठे को ज़रा कंट्रोल करें। जो चीज़ें आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रही हैं उसको ज़रा कंट्रोल करें, तो उससे आपकी रिकवरी जल्दी आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को वो डिग्रेड कर रहे होते हैं, पीछे कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी स्लो डाउन होती है। क्योंकि जैसे ही आपका HbA1c ऊपर जाएगा, आपकी ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली आपके मसल्स जो स्पैज़म में है उसमें वो स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आपको वो वैसे ही लेथार्जिक कर देता है, वीक कर देता है जब आपकी ये चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये होता है कि वो जो एक्सरसाइज उनको बताई गई है, हमारे पास जो सेंटर में है वहाँ पे तो वो कर रहे हैं ना, वहाँ पे तो उनको यानी कि हम करवा देते हैं मोटिवेट करके। जो भी फालिज के मरीज हैं उनको आप मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो सेंटर में तो हम उन्हें अच्छी एक्सरसाइजेज करवा देते हैं। लेकिन जो घर में जाके उनको प्रोग्राम दिया जाता है, जो घर में फॉलो करना है, वहाँ वो फॉलो नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जब एक एक्सरसाइज प्रोग्राम आप छोड़ देंगे तो आप जब बस लेटे ही हुए हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे, वॉक भी नहीं कर रहे, घर वाले भी थक जाते हैं, ठीक है। एक पेशेंट को वो कब तक जो है ना लेके चलेंगे, और या जिन्होंने केयर टेकर रखे हुए हैं वो भी उस तरह से काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो यहाँ से वो मार खाते हैं कि वो खुद एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते, ठीक है। जब यहाँ से हम उनको रिकवरी दे के भेजते हैं तो घर में उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम घर में आप कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस बताते हैं जो फालिज के पेशेंट घर बैठ के करना स्टार्ट करते हैं? लाइक अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे किस तरह घर में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? घर में एक्सरसाइजेज आप आजकल तो हमारे पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे लिखें नी आइसोमेट्रिक्स हम करवाते हैं। स्ट्रेचेस होते हैं, पिरिफॉर्मी स्ट्रेच होता है, ट्रंक की एक्सरसाइजेज होती हैं। कैसे? अगर आप बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज हमें बता सकते हैं बेसिक? एक तो जिनको हाथ में मसला है उनके लिए जो एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है, हाथ में स्टिफ होता है तो उन्होंने अपने हाथ को इस तरह, ठीक है, जितना वो लेके जा सकें। और अगर कोई साथ सपोर्ट करने के लिए है तो वो उनकी उंगलियों को इस तरह से, जैसे ये मेरी फिंगर है, ये इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला जॉइंट? ये बिल्कुल ये जॉइंट, देन ये, ठीक है। और पूरी उनकी फिंगर को इस तरह से पीछे हाइपर एक्सटेंशन में लेके जाएं, ठीक है, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन इस तरह से सारी फिंगर्स को उन्होंने करना है, ठीक है। ये हाइपर एक्सटेंशन और देन फ्लेक्शन में, ठीक है, अंदर को भी लेके जाना, अंदर को भी, ठीक है, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है। और दूसरी इसके बाद कोई भी बॉल है या कोई टॉवल रोल करके आप अपने हाथ के अंदर रख लें और उसको प्रेस करें, ठीक है। उसको 5 से 10 सेकंड के लिए प्रेस करें और 10 से 15 दफ़ा ये एक्सरसाइज आप हाथ के लिए करें। अच्छा, जो बाजू के लिए, जैसे बाजू में रिकवरी स्लो आती है तो उसके लिए सबसे पहले तो हाथ की एक्सरसाइजेज हम थोड़े वेट से भी करवाते हैं। अगर आपके पास 1 kg का 2 kg का डंबल पड़ा हुआ है तो उससे आप एक तो उनकी रिस्ट में डंबल, हैंड में डंबल प्लेस करवा के रिस्ट से ये, ठीक है,
ये रिस्ट की होगी, और देन बाएं की डंबल हाथ में पकड़ के ये, ठीक है। और इसी तरह से आपने अपने हाथ को यहाँ से डंबल पकड़ के, या अगर डंबल पकड़ने की स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ऐसे ही अपने हाथ को ऊपर और फिर पूरा नीचे की तरफ। ये स्टार्ट का बता रहा हूँ कि नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ठीक है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। अगर तो पेशेंट नहीं कर सकता देन पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवानी है। पैसिव के आपके साथ कोई है तो आपने उसने पेशेंट को सपोर्ट करना है, और उसके हाथ को जितना वो फोर्स लगा सके उसने खुद उठाए। अगर नहीं जा रहा तो उतनी ही उसे सपोर्ट देनी है। ये नहीं है कि आपने पूरा ही उसे सपोर्ट कर दिया। अगर पेशेंट, लेकिन दर्द काफी होती है, पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है ये करना। एग्जैक्टली क्योंकि मसल्स आपके इतने ज़्यादा स्टिफ होते हैं और उसके अंदर स्पैज़म होता है, ट्रिगर पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है, जो मसल नोड्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं। और ये तो फालिज के बाद बहुत कॉमन है। पूरी आपकी साइड एक्टिव, यानी कि जब आप रिकवर भी हो जाते हैं तो आपकी साइड पे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमें स्टिफनेस है, यानी कि खिंचाव रहता है, ठीक है। क्योंकि फालिज के पेशेंट जिनका हाथ यूं है या जिनकी टांग काम नहीं कर रही, उनके लिए मैंने क्योंकि ये देखा हुआ है कि वो बेचारे जब हाथ यहाँ से यहाँ तक मिला रहे होते हैं ना, तो उनके पेन के साथ साथ उनका ये शिवर करना स्टार्ट कर देता है, और उनके बाजू बिल्कुल फील हो रहा होता है कि बहुत जोर लगाना पड़ रहा है सिर्फ हाथ को यहाँ से यहाँ तक लाने में। अच्छा, और अगर इवन उन्हें अगर सलाम भी करना पड़े तो वो बहुत मुश्किल से अपनी उंगलियां ऐसे खोल के तो दूसरे के हाथ में देते हैं कि सलाम करो। बहुत मुश्किल पेनफुल प्रोसीजर है ये, बहुत ज्यादा जी। अच्छा, शिवर करने का मैं आपको बताऊं, शिवर तो ये ऑब्वियसली वीक है आपकी, इस वजह से शिवरिंग आती है, पेनफुल मसल स्पैज़म है। अब इसलिए हम स्टार्ट में जो है ना पेशेंट को एक्सरसाइजेज नहीं करवाते। ये बहुत चीज़ है कि स्टार्ट में पेशेंट को हम टेंस, हीट थेरेपी, हॉट थेरेपी, अगर कोल्ड थेरेपी की ज़रूरत है तो कोल्ड थेरेपी अप्लाई करते हैं, और थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, रोबोटिक हैंड ग्लव्स का यूज़ करते हैं। जब पेशेंट ये कहता है कि अब उसकी पेन 70-80% तक सही हो गई है, पेन फ्री है वो, स्टार्ट में तो पेशेंट आपको अलाउ ही नहीं कर रहा होता कि आप उसके अगर हाथ किसी का स्टक है कि आप उसके हाथ को टच भी करें, ठीक है, वो अलाउ ही नहीं कर रहा होता। वो एक तो एंगर इश्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले उनकी दर्द को, पेन को और मसल्स को ज़रा सॉफ्ट किया जाता है और उनको वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है पेशेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस के अलावा मतलब मेडिकेशन का कितना रोल होता है? कि मेडिकेशन के साथ हमें फिजियोथेरेपी को ऑल टाइम कंटिन्यू रखना चाहिए कि मेडिकेशन एक टाइम पे आके हम छोड़ के अगर हमें लग रहा है हम एक्सरसाइज से या फिजियोथेरेपी से ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं? जी, मेडिसिन जिसमें आपको, जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट में तो मेडिकेशन की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। जो आपके न्यूरो सर्जन है तो उन्होंने जो आपको एंटी डिप्रेसेंट, मसल रिलैक्सेशन दी हुई हैं वो आपने लेनी है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ये करते हैं, वो अब बेड रिडन हुए हैं, ठीक है, अब वो घर वालों को भी नहीं पता होता, तो वो पूरा, यानी कि उनको बेड पे लेके बैठे होते हैं और दवाइयाँ, यानी कि वो मेडिकेशंस चल रही हैं, सालों साल हो गए, वो पेशेंट के बेचारे के बेड सोर्स आ जाते हैं, प्रेशर सोर्स निकल जाते हैं, जख्म होने लग जाते हैं स्किन पे ड्यू टू बेड रिडन होने की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा इशू आता है। मेडिकेशन का रोल है लेकिन 1-2 मंथ, ठीक है, जब पेशेंट अपनी आपको संभालना शुरू हो गया, फिजियो उसकी चल पड़ी है, देन वहाँ आपने मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। जितना आपने मेडिकेशंस के और इतने साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, और आपको फिजियो आपको 90-80%, 98% जो है ना वो आपको रिकवरी की तरफ ले जाती है, ठीक है। तो ये इसमें देखने वाली चीज़ है कि जो भी पेशेंट बेड रिडन है तो उनको खाली मेडिकेशंस पे मत लगाएं, ठीक है, कि बस मेडिसिन दी हुई और वो बेचारा जाग रहा है, देख रहा है तो बस काफ़ी है, ठीक है। नहीं, उसको ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं, बेड सोर्स, प्रेशर सोर्स, तो ये काफ़ी। और ये बताएं कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें अटैक हुआ होता है, उनके लिए मालिश किसी भी ऑयल की वो कितनी मतलब यूजफुल हो सकती है कि अगर उनके जिस्म को बार बार मसाज किया जाए या मालिश की जाए? नहीं, उससे आप बार बार एक ही करेंगे तो मसल्स आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, फ्लेसिड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है, मालिश से। जी, ठीक है। आपने उनको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, हमने उनको वीक नहीं करना है, हमने उनको दोबारा से डेवलप करना है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ हमने अवॉइड करनी है।
मालिश से कैसे वीक हो जाता है मसल्स? मालिश देखें, आप एक मसल को वो तो बार बार आप उससे मसाज कर रहे हैं एक मसल का, ठीक है, वो मसल बेचारा पहले ही डेड है, ठीक है, आप उसे दोबारा मसाज कर करके और ज़्यादा उसे वीक कर रहे हैं, ठीक है। या तो है ना, आपने एक दो दफ़ा चलें की है, देन आप उसे एक्सरसाइजेस की तरफ लेके आएँ, उसे स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करवाएं जिससे उसका मसल स्ट्रेंथन अप हो, ठीक है। आप एक चीज़ को बार बार प्रेशर से मसाज किए जा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली मज़ीद वीकनेस का शिकार होगा और मज़ीद उसमें रप्चरिंग आएगी, डेडनेस आएगी। यानी हमें फालिज के पेशेंट को मालिश नहीं करनी चाहिए। फालिज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ हम मतलब जो उनको अटेंड कर रहे होते हैं या जो उनका ख्याल रख रहे होते हैं, वो लोग ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं? जैसे एक मालिश, मैंने आपको बताया कि मालिश हम लोग करते हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमें फालिज के पेशेंट्स के साथ नहीं करनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि एक पर्सन को फालिज हुआ, ठीक है, अटैक हुआ और उसने बाद में MRI करवाया, CT स्कैन कराया, उसका क्लोट निकल गया, ठीक है, क्लोट निकल गया। अब वो फ़ौरन डॉक्टर के पास गया, न्यूरोसर्जन के पास, उसने कह दिया जी कि आपने एहतियात करनी है, आपने ये ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है और आपने ख़ास तौर पे ये जो डॉक्टर बता देते हैं कि आपने ये गर्म चीज़ें नहीं खानी, जो चीज़ें ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर रही हैं, जैसे ड्राई फ्रूट है, ये फालिज वाले ज़्यादा नहीं ले सकते, तिल हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको दोबारा से अटैक की तरफ लेके जाती हैं। और ये हमने बाकायदा देखी हैं पेशेंट्स में कि एक दफ़ा अटैक हुआ, उसे कोई उसका डैमेज नहीं आया, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे पेशेंट्स गलती करते हैं, डैमेज आया होता है, डैमेज उनके ब्रेन में आया होता है, ठीक है। आप जब भी उनकी MRI निकालेंगे, जिनको एक दफ़ा क्लोट आया और वो क्लोट निकल गया, अब डैमेज उनका ये होता है कि उनकी जो ब्रेन की वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो ब्लड प्रेशर के बार बार ज़्यादा होने की वजह से वो वीक हो गई हुई होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को कोई बंदा एड्रेस नहीं कर पा रहा होता, वो कहता है यार बस आया सी स्ट्रोक आया सी ते निकल गया, ठीक है, तो क्लोट आया सी निकल गया, ठीक है, लेकिन वो निकला नहीं होता, उसने अपना काम ब्रेन में कर दिया, उसने आपकी वेसल्स को वीक कर दिया, उसने आपकी आर्टरीज को वीक कर दिया। अब ये आपका काम है कि आपने एहतियात करनी है। अल्लाह ने आपको बचा लिया है पैरालिसिस से, क्लोट आके निकल गया, अब आप वही बात कि आप ये गर्म चीज़ें, ड्राई फ्रूट और जो भी चीज़ें आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाती हैं, ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाती हैं, BP को कंट्रोल रखना है, ठीक है, थ्रू डाइट, सलाद खाएं, सादा गज़ा खाएं, एक सुबह शाम रोटी खाएं और सादा। और ये मैं भी थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने तो ये देखा है, मेरे फादर को जो सबसे पहला अटैक आया था वो बहुत माइनर आया था, उससे किसी किस्म का उनका मतलब वही हमें आम देखने वाली आंख को यही लगता है कि उसका शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कि वो पैरालाइज नहीं हुए, थोड़ी देर के लिए बस मुंह टेढ़ा हुआ था, तो उसके फौरन बाद ही वो ठीक हो गया था, मतलब विद इन 1 आवर वो ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड अटैक हुआ था तो वो पैरालाइज हो गया, लेकिन फिर वो जब थर्ड अटैक हुआ आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद उन्हें थर्ड अटैक जो हुआ था, तो उसके बाद तो फिर वो नहीं, वही बात सरवाइव नहीं कर सके थे जी। अब लोग जो है ना वो ज़रा सी आपकी एहतियात नहीं करते, यानी इसके पेशेंट को भी हुआ है तो पेशेंट भी खुश होता है कि यार मुझे आया, अल्लाह ने, मैं बच गया, तो अब मैं जैसे मर्जी खाऊं पी, लेकिन ये चीज़ नहीं होती। यानी अगर आपको एक दफ़ा फालिज का अटैक हो गया, अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, अगर आप बच गए हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर आप बहुत एहतियात करें अपने खाने पीने, अपने लाइफस्टाइल को लेके, कि खुदा ना खास्ता ये दोबारा ना हो। बिल्कुल, क्योंकि जो दूसरा अटैक आता है वो फिर आपको कोई डैमेज देके जाता है, ब्रेन के पास इतना मार्जिन नहीं होता, क्योंकि आपकी, मैंने बताया ना कि आपकी वेसल्स, आपकी आर्टरीज वीक हो गई हुई होती हैं ब्रेन की, ठीक है, वो चीज़ हमें फिजिकली नजर नहीं आ रही होती, लेकिन उसने अपना काम किया होता है ऑलरेडी ब्रेन में, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ये है कि आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रखें, अपने आप को फिजिकली किसी एक्टिविटी में एंगेज करें, थोड़ी सी आप रनिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, रोज़ की 30 मिनट की रख लें, लेकिन रोज़ का करें, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपकी जो है ना डोपामिन, सेरोटोनिन लेवल आपके बूस्टअप होंगे, तो आपकी वो चीज़ सही तरीके से चलती जाएगी। लेकिन आप अगर उसके बाद भी लगे हुए कढ़ाइयाँ खाने और मक्खन खाने और देसी घी, इस तरह की चीज़ें खाने, वो चीज़ नहीं आप कर सकते, या मिर्च मसाले ज़्यादा खा रहे हैं, वो फिर आपको दोबारा से अटैक की तरफ लेके जाएंगे। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने